हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का मैथ्स का सैम्पल पेपर जो है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको आपके फाइनल एग्जाम में थोड़ी हेल्प मिल सके। हम क्वेश्चंस को यहाँ बहुत ही डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आपको जब इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए आएगा वो रहेगा आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 20 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका है, आपको बताना है इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर नहीं है। तो देखिए, आप लोगों को अच्छे से पता है कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम भिन्न के रूप में यानी कि p/q के फॉर्म में जिनको नहीं लिख सकते, ठीक है, या फिर जिनकी स्क्वायर रूट की अगर बात करें तो अगर स्क्वायर रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट जब सॉल्व करते हैं तो जो डेसिमल के बाद की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी तक चलती जाती है, यानी कि कभी भी एंड नहीं होती, ठीक है। तो अगर √3 की आप बात करें तो √3 की जो वैल्यू होती है वो भी इनफाइनाइट होती है, √5 की भी इनफाइनाइट होती है, √9 की भी इनफाइनाइट होती है और √8 की भी। सॉरी, √9 जो है आपका, √9 की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती। आप लोगों को पता है कि √9 किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ रूट के नीचे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? बचेगी 3। तो 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो जो √9 है आपका वो इरेशनल नंबर नहीं है, बाकी सारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपका है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे दिया गया है आपको 2:4:3। तो आपको बताना है त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का है। अब देखिए, आपको पता है कोई भी जो ट्रायंगल होती है उसके तीनों कोणों का जो योग है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपको सबसे छोटे एंगल का सबसे छोटा एंगल बताना है तो यानी कि सबसे कम रेशियो वाला कोण बताना पड़ेगा। तो आपको क्या बताना है? 2 वाला रेशियो लेंगे आप। तो क्या लिखेंगे आप? 2 डिवाइडेड बाय में टोटल रेशियो कितना हुआ? 2 + 4 6, 6 + 3 9, इनटू में ट्रायंगल के यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ से आप इसको कट करेंगे तो ये 20 20 इंटू में 2 आ गया आपका 40। तो 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। सबसे छोटा कोण कितना होगा? 40 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी त्रिभुजों की सर्वांग समता नहीं है, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स होती है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि जो सर्वांग समता की कसौटी या जो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया होते हैं वो होता है SAS यानी कि साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल और SSS यानी कि साइड साइड साइड, ठीक है। तो जो दो ट्रायंगल दी होती हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इन 3 कंडीशंस के बेस पर होती हैं। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है? SSA साइड साइड एंगल, ये जो है कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स दी गई हैं जिनकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है? तीसरी साइड की लंबाई बतानी है। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 5 + 1.5 कर दिया, हमारा कितना आया? 6.5। और अगर 5 को माइनस करते हैं 1.5 को तो ये आया 3.5। तो इनके बीच की भुजा होगी ना, तो जो हमारा आंसर है तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो 3.4 3.5 से कम हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से 3.4 जो लंबाई है वो त्रिभुज की नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है आपको, उसके 3 एंगल दे दिए, आपको चौथा एंगल निकालना है। अब आपको पता है अच्छे से चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? 360 में से जो 3 एंगल आपको दिए हुए हैं वो जोड़कर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास चौथा एंगल आ जाएगा 75 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त या सर्वांग समवृत्तों के समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो ये ट्रू है या फॉल्स, आपको ये बताना है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू है कि अगर जीवा यानी कि जो कोड है अगर वो इक्वल है तो वो सर्कल के सेंटर पर इक्वल ही कोण बनाती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका एरिया बताना है। समकोण का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बेस दे दिया गया है, हाइपोटेन्यूज दे दिया गया। आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ बेस की जगह आप क्या फिल करेंगे, बेस की जगह आप 8 रखेंगे, परपेंडिकुलर की जगह सॉरी हाइपोटेन्यूज की जगह 10 रखेंगे, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 8 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ से पी की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो यहाँ बेस की जगह आपने 8 फिल कर दिया, हाइट की जगह 6, तो आपके पास एरिया कितना आ गया इस ट्रायंगल का, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक शंकु में यानी कि कोण के अंदर अगर त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में क्या अंतर आएगा। आपको पता है जो आयतन शंकु है, शंकु यानी कि कोण के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1/3 पाई एज इट इज, आर की जगह इसने क्या कहा कि रेडियस को आधा कर दिया, तो r/2 का स्क्वायर इंटू में हाइट को क्या कर दिया दुगना, यानी कि h की जगह अब हाइट क्या हो गई 2h। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर बटा में 4 इंटू में 2h। तो ये 2 से 4 कट के 2 आ जाएगा। तो एरिया जो वॉल्यूम है वो क्या बना हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर बाय 2h। तो यानी कि जो अब वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, पहले वाले वॉल्यूम के कंपैरिजन में आधा हो जाएगा, हाफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको एक जो है क्लास मार्क निकालना है। किसका निकालना है, एक इंटरवल का जो है 125 से लेकर 150 तक। तो इसका क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप 125 प्लस 150 दोनों लिमिट को टोटल करेंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 137.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 74 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज। आपको एक पॉइंट दे दिया P74। सबसे पहले आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस। पॉइंट आपको दिया है 74 यानी कि एक्स की वैल्यू है 7 और वाई की वैल्यू है 4। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप यहाँ से इस तरीके से 7 नंबर पे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए आपका यहाँ 7 आ रहा है। ठीक है, y की जगह कितना है 4, तो y एक्सिस पे आप 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ से ये 7 और ये 4, तो यहाँ ये पॉइंट आपका आ जाएगा और ये पॉइंट कितना है आपका 7 4। आपको क्या बताना है कि y एक्सिस से इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस इस नीचे वाले डिस्टेंस के बराबर ही होगा, और नीचे वाला डिस्टेंस कितना था 7, तो ये भी कितना हो गया 7। ठीक है, तो P बिंदु जो है 7 4 है, उसकी y एक्सिस से दूरी कितनी है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है आप लोगों को अच्छे से पता है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल दिया हुआ है एक्स वाई या जो भी, उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो ही डिग्री होती है। तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एट एक्स इज इक्वल टू -1। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है आपको किसके ऊपर, x इज इक्वल टू -1 पे, यानी कि x की जगह आपको -1 फिल करना है और इसको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा -6। ठीक है, नहीं सॉरी, आप देखिए एक सेकेंड, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 इंटू -1 -5, -4 इंटू -1 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, +3। ठीक है, हाँ, तो ये -4
और -5 कितना हो गया, -9, -9 + 3 कितना आ जाएगा आपका, -6। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा -6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लांट हाइट इज 2l। ठीक है, तो उसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा उस कोन का। तो आपको रेडियस दे दी, रेडियस ऑफ कोन कितनी, r/2, स्लांट हाइट है 2l, टोटल सरफेस एरिया जो होता है कोन का उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, πr_l + πr²। तो पाई r की जगह r/2 है, r/2 कर दिया, इंटू में l की जगह 2l है, प्लस पाई इंटू में r² की जगह r/2 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा πr_l प्लस में πr²/4। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या आ जाएगा, इसको जब आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो पाई और r आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा फिर, l प्लस में r/4। ठीक है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है बी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, BC इज इक्वल टू AB एंड एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू निकालनी है आपको कि एंगल ए कितना होगा। अब देखिए, आपने एक ट्रायंगल बना ली ABC, एंगल B आपको 80 डिग्री दे दिया इसने, और इसने क्या कहा, BC यानी कि जो ये साइड है ये किसके इक्वल है, AB के इक्वल। अब आप देखिए, अगर दो किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर होती है तो वो ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसको आप कहते हैं वो होती है। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज में फिर क्या होता है कि जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उनके कोनों पर जो कोण बनते हैं, एंगल बनते हैं, वो भी बराबर होते हैं। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, अब तीनों कोण हमें पता लग गए। अब आप ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपने क्या किया, ऐड कर दिया, x + 80 = 180। तो यहाँ से ये हो गया 2x + 80 = 180। ठीक है, ये 80 उधर जाके माइनस हो गया तो 2x = 100 बच गया। ठीक है, 2x = 100 के बाद ये 2 जो है इधर 100 के डिवाइड में गया, तो एंगल ए आपके पास कितना आ गया, आपका 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कि चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसने क्या दिया, एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इसके परिवृत्त वृत्त का व्यास है। ठीक है, और एंगल ADC दे दिए 140 डिग्री। तो हमें निकालना है एंगल BAC किसके बराबर है। अब देखिए, ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और AB को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया है। ठीक है, यानी कि सर्कल के अंदर चतुर्भुज है तो इसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। चक्र के अंदर यानी कि सर्कल के अंदर चतुर्भुज। ठीक है, तो यहां से अब क्या दिया इसने, एंगल ADC, ये एंगल आपको दे दिया 140 डिग्री। हमें क्या निकालना है, एंगल BAC, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए, एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ADC प्लस होगा एंगल ABC। तो इस कोण का और इस कोण का सम 180 डिग्री होगा। ये एंगल कितना था, 140, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 40 डिग्री। ये 40 डिग्री आ गया। उसके बाद इसने क्या कहा, एंगल ACB हमारे पास कितना है, देखिए एंगल ACB, ये कहाँ बन रहा है, अब ये डायमीटर है, ये एक सर्कल है, सर्कल में ये ऊपर एक क्या हो गया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर कोई भी कोण बनता है तो वो कितना होता है, हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास एंगल ACB हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री का। ये एंगल आ गया हमारे पास 90 डिग्री का। और जो ये एंगल हमारे पास कितना आया था, इधर ABC हमारे पास कितना आया था, यहाँ जब हमने निकाला पहले इसको 40 डिग्री का, तो ये तीसरा एंगल अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर अगर हमें दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल भी निकल जाएगा।
तो यहाँ इसकी एंगल BAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही अभी हमने बात की थी कि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इसने असर्शन दी है, यानी कि अभिकथन है कि अगर √2 की वैल्यू 1.414 है, √3 की वैल्यू 1.732 है, तो √5 इज इक्वल टू √2 प्लस √3 होता है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन को आप चेक करेंगे तो ऐसा नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है कि √5 की वैल्यू √2 प्लस √3 के इक्वल नहीं होती। अगर आप √5 को सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आता है, जबकि √2 और √3 की जो ये वैल्यू आप अगर ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं आती है, तो आपका ए जो है वो ट्रू नहीं है। सेकंड रीजन क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज एग्जिस्ट, ये सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि ए तो फॉल्स है लेकिन आर जो है रीजन जो है वो ट्रू है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ये ठीक है। यदि दो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो वो जीवाएं बराबर होती हैं, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए, कि ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, सत्य है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब देखिए आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो उससे एक ज्यादा नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/5 को आपने 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 18/30। 4/5 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 24/30। अब जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो इनके बीच में ही लाई करेंगे, यानी कि 18/30 और 24/30 के बीच में जो नंबर आएंगे वो हमारे 5 रैशनल नंबर बनेंगे। तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, तो इस तरीके से जो 5 रैशनल नंबर 3/5 और 4/5 के बीच में कौन से बने, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको सिंप्लीफाई करना है 3√5 - 5√2 मल्टीप्लाई में 4√5 + 3√2। ये मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3√5 को 4√5 से मल्टीप्लाई करा तो 4 × 12 और √5 × √5 क्या आ गया, 5। प्लस में नेक्स्ट 3√5 को 3√2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया, 3 × 9 और √5 × √2 हो गया √10, तो 9√10 आ गया। माइनस में 5√2 को 4√5 से करा, 5 के 20 और √2 इंटू में √5 बन गया √10। माइनस में 5√2 को 3√2 से आपने करा तो 5 × 15 और √2 इंटू √2 का 2 आ गया। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 - 11 √10। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपको रैशनलाइज करना है 1/7 + 3√2 को। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर वाली जगह पे जो नंबर जो संख्या होती है उसके साइन चेंज करके आपको रैशनलाइजेशन करना होता है। तो अगर नीचे प्लस है तो आप माइनस की संख्याओं से रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1/7 + 3√2 को मल्टीप्लाई किया 7 - 3√2 से। ठीक है, यही सेम चीज न्यूमिनेटर में और यही सेम चीज डिनोमिनेटर में। इसको आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऊपर बना 7 - 3√2 और नीचे बनेगा 7 + 3√2 मल्टीप्लाई में 7 - 3√2। तो यहाँ ये जो है मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा। तो ये नहीं कि आपके पास ये एक तरीके से फॉर्मूला बनेगा a + b इंटू में a - b, जो किसके बराबर होता है, a² - b² के। तो यहाँ से a की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर और बीच में साइन आ गया माइनस का। ठीक है, ऊपर आपके पास है नोमिनेटर में 7 - 3√2, नीचे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 3√2 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 इंटू में 2√2 इंटू में
2√2। तो 3 इंटू 3 9 हो गया। 2√2 इंटू में 2√2 का स्क्वायर बनेगा तो रूट कैंसिल हो गया, 2 रह गया, तो 9 इंटू में 2। ठीक है, तो ये आपका कितना बन गया 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 इंटू 2 18। तो 49 में से अगर आप 18 घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ गया 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 31। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है आपका, आपको सीधा गुना किए बिना 104 गुना 97 को सॉल्व करना है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, जो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करते हैं 104 को 97 से गुना करके और वैल्यू निकाल देते हैं आप, तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना और आपको जो है इनकी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या मेथड होता है कि आप क्या करेंगे, 104 को आप नियरेस्ट जो राउंड ऑफ नंबर्स होते हैं उसकी जगह लिखेंगे। 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4। 97 को हम लिख सकते हैं ये 100 के करीब है तो 100 माइनस 3। ठीक है, एक को लिख दिया 100 प्लस 4, एक को लिख दिया 100 माइनस 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 100 को 100 से किया तो 100 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, 100 को अगर 3 से करेंगे तो 100 इंटू 3 300 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप इसको करेंगे तो कॉमन लेने के बाद ये बनेगा आपके पास 4 माइनस 3 इंटू 100 प्लस 4 इंटू में माइनस 3। ठीक है, आपने इस आइडेंटिटी का यूज किया कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ से 100 का स्क्वायर सोल्व कर दिया, प्लस में 4 माइनस 3 1 इंटू 100 100, 4 इंटू में माइनस 3 माइनस 12। तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है और इसने कहा अगर x माइनस 2 एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। अब देखिए आपको अच्छे से पता है कि अगर फैक्टर किसी पोलिनोमियल का जो फैक्टर है उसका मतलब है कि वो पोलिनोमियल वो फैक्टर जो है उस पोलिनोमियल को पूरा सेटिस्फाई करता है, यानी कि उसकी वैल्यू जब पोलिनोमियल में x की जगह फिल करते हैं तो आंसर हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, तो x माइनस 2 फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 2 किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ से इसका मतलब है कि x किसके बराबर है, 2 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और ये फैक्टर था तो इसका मतलब x बराबर जो 2 है, यानी कि x की जो वैल्यू है 2, वो 2 इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम यहाँ 2 जो है x की जगह फिल करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा, ये 0 के इक्वल। तो आपने इस पोलिनोमियल के अंदर x की जगह 2 फिल किया। ठीक है, 2 फिल करके इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। 0 के इक्वल रखने के बाद जब इसको सोल्व करा तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई -36। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और आपको बताना है कि x माइनस 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। सेम वही चीज, फैक्टर का मतलब है कि गिवन पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा और उसमें वैल्यू x की जगह वो फिल करने के बाद वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो x माइनस 3 अगर फैक्टर है तो हमारे पास पोलिनोमियल px दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल बनना चाहिए, 0 के इक्वल। तो हमने क्या किया, अब यहाँ x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो यानी कि x की जगह अब 3 फिल करेंगे तो हमारे पास 0 आना चाहिए। तो x की जगह हमने 3 पुट किया, इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0। 0 आंसर आ गया। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू 3 थी वो एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो यानी कि x माइनस 3 जो है वो फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का। नेक्स्ट सेक्शन आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का है। तो इसके अंदर जो ये क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए y और x जो है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली जो है वो एक दूसरे से वेरीज कर रहे हैं, एक रेशो के अंदर है। तो अगर x 4 होने पर y 12 होता है तो एक रैखिक समीकरण लिखना है, जब x बराबर 5 है तो y क्या होगा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, दे दिया कि y वेरीज कर रहा है डायरेक्टली x के, यानी कि y प्रोपोर्शनल हो गया x के। प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि y को अगर इक्वल करेंगे तो x के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी तभी वो इक्वल बनेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारे पास kx आ गया। k का क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब इन्होंने y बराबर 12 दे दिया, अगर y 12 है तो x 4 है,
तो यहाँ पे हमने y की जगह 12 पुट कर दिया और x की जगह 4 पुट कर दिया। तो यहाँ से ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब जो k की वैल्यू 3 आई, अगर उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 3x बन गया। फिर उसने क्या कहा कि अगर x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू बतानी थी, तो x की जगह हम 5 रखेंगे तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, 15 यानी कि 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दवा का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास वाले गोले के आकार का है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवा की आवश्यकता है। तो कैप्सूल जो है वो सफियर के फॉर्म का होता है। रेडियस ऑफ सफियर हमें दी हुई है 3.5/2 है, ये डायमीटर था, तो रेडियस इसका हाफ होगी 1.75 मिलीमीटर। अब मेडिसिन कितनी नीडेड होगी, जितना कि उस सफियर का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ सफियर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की जगह आप 22/7 फिल करेंगे, आर की जगह 1.75, इसका क्यूब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। दिया क्या गया है, चंद्रमा का व्यास d1 आपने ले लिया, किसके बराबर है, 1/4 ऑफ पृथ्वी का, तो a/4 गुणा में d2। ठीक है, इसके बाद हमें क्या कहा उसने कि हम रेडियस निकाल लेंगे, तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी, r1 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ r2। ठीक है, यहाँ से r1 की वैल्यू क्या आ गई, r2/4। ठीक है, अब उसने क्या कहा, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही गोलाकार हैं, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। पृथ्वी का भी क्या होगा, 4πr², लेकिन पृथ्वी का 4 गुना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 64πr1 का स्क्वायर। ठीक है, वहां जो हमने मून का है उसको फिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने इसको सॉल्व किया तो इनका रेशियो कितना आ गया, 1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना आपको 64m³ माइनस 343n³ को। तो 64 का जो क्यूब होता है वो होता है 4, तो ये 4m का क्यूब बन गया, माइनस 343 होता है 7 का क्यूब, तो -7n का क्यूब। यहाँ आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, x³ माइनस y³, जो किसके बराबर होती है, x माइनस वाई इंटू में x² प्लस y² प्लस xy। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दी गई है, इसके 3 अलग अलग सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ जो इक्वेशन दी गई है उसमें x की जगह 0 1 2 3 इस तरीके से आप नंबर वैल्यू फिल करके देखते हैं। जहां ये इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाती है, इक्वल आ जाती है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, वो इसका सोल्यूशन बन जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करके देखेंगे। x की जगह 0 पुट करने पे y की वैल्यू पूरी आ रही है आपके पास, तो सॉल्यूशन क्या बन गया, पहला 0 और 4। दूसरा सॉल्यूशन बनाने के लिए y की जगह 0 पुट कर दिया आपने, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो सॉल्यूशन क्या बन गया, 6 0। थर्ड सॉल्यूशन के लिए आपने क्या किया, x की जगह 3 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो तीसरा सॉल्यूशन क्या बन गया आपके पास, 3 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों सॉल्यूशन बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए दिया हुआ है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54x² ठीक है, इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी होल क्यूब की इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो a की जगह आप क्या ले लेंगे, 2x बन जाएगा, b की जगह 3y हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आप ये क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं और इनको जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो जिसमें हमने 9th क्लास का मैथ्स का पूरा सैम्पल पेपर जो है उसको सॉल्व करके देखा है। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आप सभी का जो फाइनल एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।